हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के पर्यावरण शिक्षा वाले पेपर के अंतर्गत मृदा प्रदूषण को किस प्रकार से बचाया जाए, इसके लिए कौन कौन सी गतिविधियों का सामान्य दिनचर्या में अगर हम विशेष रूप से पालन करें तो हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, अर्थात अपना जीवन सुरक्षित, स्वस्थ और सुखी रख सकते हैं। उन सब बातों पर, उन सब विचारों को, उन सब गतिविधियों को समझने का प्रयास इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग करेंगे। अब मृदा प्रदूषण का हमने अर्थ आपको बताया ही था। मृदा प्रदूषण का मतलब ये होता है जो मिट्टी का वास्तविक या प्राकृतिक नेचर है उसमें हम किसी प्रकार से छेड़छाड़ या भेदभाव या उसके संग गलत व्यवहार करते हैं, जिसके कारण से मिट्टी का जो संतुलित जो स्वरूप है, जिसमें जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम या ये कहिए जो मिट्टी जिन तत्वों से बनी हुई है उसका संतुलन जब बिगड़ता है तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण करते हैं यानी मिट्टी का जो वास्तविक उर्वरा शक्ति है, जो उसका वास्तविक नेचर है, उसको हम किसी भी प्रकार से अगर डिस्टर्ब करते हैं या उसमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई छेड़छाड़ करते हैं तो वह मृदा प्रदूषण कहलाता है। जैसे खाद देने से कुछ दिन समय तो फसल अच्छी होगी, फिर उसके बाद फसल कमज़ोर होने लगेगी या फसल क्या क्वालिटी या उसमें विकृतियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। उसी तरह से प्रदूषित जल से सिंचाई कर देना, अब जो है उस पर जो है जहाँ खरपतवार इत्यादि का निराई गुड़ाई करके बाहर निकलना चाहिए। अगर हम रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं तब भी मृदा प्रदूषण होता है, क्योंकि वो केमिकल्स और रासायनिक खादें जब जाती हैं, यूरिया, डाई, पोटाश इत्यादि, तो उसके कुछ पोषक तत्वों में वृद्धि, कुछ में कमी हो जाती है, जिसके कारण से उसका वास्तविक नेचर बिगड़ जाता है या प्राकृतिक स्वरूप या जो प्राकृतिक उर्वरा शक्ति है वह कम होने लगती है। उसी को मृदा प्रदूषण कहते हैं। इसका डिटेल में समझाया जा चुका है। इस वीडियो में हम ये लोग देखेंगे कि मृदा प्रदूषण को रोका कैसे जाए। पहला है जैविक खाद का प्रयोग। जैविक खाद का मतलब जैसे गोबर की खाद है, पत्तियों को एक जगह इकट्ठा करके गड्ढे में डाल दें, वो सब खाद है, उसको सब जैविक खाद कहते हैं। तो यानी मल मूत्र और पत्तियों इत्यादि, खरपतवार इत्यादि को एक जगह सड़ा करके अगर उसे हम खाद के रूप में खेतों में प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और जो पौधे होंगे वह स्वस्थ होंगे और अच्छा फसल देंगे। ये अलग बात है कि उपज कम होगी, ये अलग बात है, परंतु जैविक खाद का प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण रुक जाएगा, कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए पहले हमें जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें तो नियंत्रित सिंचाई एवं शुद्ध जल। नियंत्रित सिंचाई का तात्पर्य होता है कि खेतों में जब हम आवश्यकता से अधिक पानी देते हैं तो उसका जो है उर्वरा, जो वर्षा के जल के कारण से जो उसकी उर्वरा शक्ति सतह पे रहती है वह पानियों के माध्यम से रीस करके अंदर चली जाती है। दूसरी बात, जब हम सिंचाई करें तब शुद्ध जल से सिंचाई करें। जिस तरह से हमको मनुष्य को शुद्ध जल, शुद्ध अन्न, शुद्ध आहार व्यवहार होता है तो वह व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ, सुखी और लंबे समय तक जीता है। उसी तरह से वनस्पतियों का भी अगर हम सिंचाई करें तो शुद्ध जल से करें। तो शुद्ध जल से अगर आप सिंचाई करते हैं और फसल के अनुसार उपयुक्त पानी देते हैं, उपयुक्त मात्रा में पानी देते हैं, तो जो वर्षा के जल के कारण से जो भूमि की उर्वरा शक्ति जो बनी है वो बनी की बनी रहेगी। लेकिन मनमाना यदि आप सिंचाई करते हैं, खूब पानी भर देते हैं और जल भी अशुद्ध होता है, नालों का जल आप यूज कर देते हैं, तो निश्चित रूप से यह मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति के लिए नुकसानदेह होता है। जब आप उपयुक्त मात्रा में पानी और शुद्ध जल देते हैं, फसल के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जल देते हैं, जैसे फव्वारा द्वारा सिंचाई होती है तो उससे बहुत ज़्यादा फसलें स्वस्थ, सुखी और उपयुक्त होती हैं। तो कुल मिलाकर के नियंत्रित सिंचाई यानी फसल के आवश्यकता अनुसार उपयुक्त ढंग से सिंचाई और शुद्ध जल से आप करते हैं तो निश्चित रूप से मृदा प्रदूषण को कम कर लेते हैं, अर्थात उसकी आवश्यक उर्वरा शक्ति और उपयुक्त उर्वरा शक्ति को हम फसल के अनुसार, उस प्राकृतिक परिस्थिति के अनुसार बनाए रख सकते हैं। तीसरा है कचरे को जलाना। जो ऐसे कचरे होते हैं जो जल्दी सड़ते नहीं, ऐसे कचरों को हमको क्या कर देना, जला देना चाहिए। खासतौर से ये समस्या शहरी क्षेत्रों के आसपास, खेती क्षेत्रों में ज़्यादा देखते हैं। प्लास्टिक है, ये सब इत्यादि को जला देना चाहिए। यानी कुछ ऐसे भी कचरे होते हैं, कूड़ा करकट होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिनको खेतों में किसी प्रकार से आ जाते हैं, उनको जो है जला देना चाहिए। नहीं, अगर वो मिट्टी में मिलते हैं तो लंबा समय लग जाता है सड़ने में, और जो वो सड़ते हैं भी तो वह काफ़ी मिट्टी का और फसलों का नुकसान करते हैं। तो जो कचरा है, कूड़ा कचरा है, ये सबको अगर खेतों में है तो उसे हमें जला देना चाहिए। आगे हम बात करें खरपतवार से खाद निर्माण। खरपतवार में यानी जो घास फूस निकलती है, निराई गुड़ाई से संबंधित जो निकलती हैं, जो उसमें
घास फूस निकलती है उसको खेत में जो है गड्ढा बना करके उसको ज़मीन के अंदर अगर हम दबा देते हैं तो निश्चित रूप से वो खाद बन जाती है। खरपतवार से हम खाद बना करके अगर यूज करते हैं उसको निराई गुड़ाई में, जैसे जुताई के समय अगर अच्छे और बड़े हल से उसको अगर पलट दिया जाए मट्टी को, तो ऊपर का जो घास फूस है वो नीचे दब के खाद बन जाता है और बाहर भी नहीं निकाल पाता, क्योंकि उस घास का अपना एक मौलिक रूप होता है कि सतह से इतना ऊंचाई पर, सतह से इतना नीचे रहेगा तब तो दोबारा जामेगा, अगर ज़्यादा नीचे चला जाता है तो खाद बन जाता है। तो ये सब खरपतवार इत्यादि का से जो है खाद खेत के जुताई के माध्यम से और निराई गुड़ाई इत्यादि के माध्यम से इस ढंग से खेतों में दबा देना चाहिए कि वो खाद बन जाए। तो इससे भी क्या होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, अर्थात मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है। अगर आप इसी को जला दोगे अगर खरपतवार को उसके सतह पर, तो जलने की वजह से भी मिट्टियों में जो है उसकी मौलिकता, वास्तविकता जल जाती है, अर्थात कमज़ोर पड़ जाती है, उसकी क्षमता जो है घट जाती है, क्योंकि अग्नि अपने आप में ही हर चीज़ को बदलने का सबसे बड़ा और प्रभावशाली साधन होता है। तो जलाना नहीं चाहिए, बल्कि इसका ऐसे ढंग से प्रयोग करना चाहिए खाद बन जाए। अगला है जलवायु के अनुकूल वृक्षारोपण करना। भारत में जलवायु की विभिन्नता तो है ही है, फिर भी जहाँ की जैसी जलवायु हो उसी के अनुसार पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ इत्यादि का अगर हम खेती करते हैं, लगाते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस स्थान की मिट्टी की वर्षा में कटाव भी रोक सकते हैं और उस स्थान की मिट्टी के अनुसार खेती करने पर हम अच्छा फसल और उत्पादकता को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके संग संग हम मिट्टी के नेचर को और वास्तविकता को, उसके मौलिक स्वरूप को बचा सकते हैं। अर्थात जलवायु के अनुकूल ही वृक्षारोपण करना चाहिए। कहाँ झाड़ लगाना है, कहाँ पेड़ लगाना है, कहाँ मिट्टी का कटाव रोकना है, कहाँ नदियों के कटाव को रोकना है, तो उस हिसाब से वृक्षारोपण या झाड़ इत्यादि लगा करके हम जलवायु के अनुरूप फसलों को बढ़ावा दे करके हम मिट्टी की मौलिकता को, वास्तविकता को, उसके नेचर को, उसकी उर्वरा शक्ति को बचा सकते हैं और उसका लाभ भी ले सकते हैं। तो इससे हम क्या सकते हैं, मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। आगे हम बात करें वनों की कटाई पर कठोर प्रतिबंध। जो वन है उसको जल्दी काटने के लिए उसका कठोर नियम हो, अर्थात वनों की कटाई पर कठोर प्रतिबंध हो, क्योंकि वन हमारे जलवायु, हमारे मौसम, हमारे और वातावरण, हमारे जो है जीवन दिनचर्या इत्यादि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्राणवायु से लेकर के वर्षा जल इत्यादि के लिए भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए वनों की कटाई पर कठोर प्रतिबंध सरकार को लगा देना चाहिए। जब कठोर प्रतिबंध होगा तभी उसका कोई विकल्प खोज करके किसी दूसरे माध्यम से अपना काम कर लेंगे लोग। कुल मिला करके हम बात करें तो वनों पर कठोर प्रतिबंध इसलिए भी होना चाहिए कि वन हमारे प्राकृतिक संतुलन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी बात, वन हमारे जो स्वभाव से वन, जो प्रकृति द्वारा वन प्रदान है या पेड़ पौधे वनस्पतियाँ प्रदान की गई हैं, वह उस मिट्टी के अनुकूल उसकी क्षमता बनाए रखने के लिए भी है और उस मिट्टी के अनुकूल उपयुक्त आवश्यकताओं को पूर्ति का साधन भी है। इसलिए वनों पर अगर कठोर प्रतिबंध होता है तो हमारा हर तरह से रक्षा होती है। या वन लगा के वन काटो, वन काट के वन लगाओ, ये वाली समस्या ज़्यादा लोग सुविधा बरस होती है, लेकिन काटने के बाद कोई देखने नहीं जाता कि वहाँ पर वन, वो पेड़ पौधा लग पाया या नहीं लग पाया, कोई देखने नहीं जाता। बल्कि वन लगा के वन काटने वाली अगर स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से हम जो है मृदा प्रदूषण को या मृदा के क्षरण को रोक सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इस पर कठोर प्रतिबंध रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आगे अगर हम बात करें कृत्रिम खाद एवं दवाइयों पर प्रतिबंध। जो रासायनिक खाद है, डाई, पोटाश, यूरिया, फास्फोरस, जिंक में जो है उस वजह जो उसके खाद पर प्रतिबंध, उस पर कम नहीं प्रयोग करने देना चाहिए। साथ में जो दवाइयाँ हैं, रासायनिक केमिकल से संबंधित दवाइयाँ हैं जिनका छिड़काव किया जाता है, इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। तो इससे क्या होता है, मिट्टी का जो है मृदा प्रदूषण कम होता है या नहीं होता है। और जितना ही कठोर प्रतिबंध होगा उतना ही जो है हमारे स्वस्थ अनाज, स्वस्थ खेती, स्वस्थ भूमि इत्यादि का स्वस्थ रूप बन सकेगा। इस प्रकार से मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो जो कुछ महत्वपूर्ण और सामान्य दृष्टिकोण से आवश्यक थे, उस मृदा प्रदूषण को किस प्रकार से दूर किया जाए, अर्थात मिट्टी के मौलिकता और वास्तविकता और उसके स्वाभाविक प्रकृति को किस तरह से बचाया जाए, उसे हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे देखा आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।